हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसको हम बेसिकली आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्लास स्टार्ट करने से पहले वही सेम क्वेश्चन कि सर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर इन आवर डे टू डे लाइफ। हम ये चैप्टर क्यों पढ़े, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आप ना बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे जो कि आपके माइंड में कभी ना कभी अराइज जरूर हुआ रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो एरोप्लेन होता है वो टेक ऑफ कैसे करता है, तो आप कहोगे सर बिकॉज ऑफ इट्स पावरफुल इंजन, क्योंकि उसके पास में पावरफुल इंजन है इसीलिए वो टेक ऑफ कर लेता है। यस, इट इज अ करेक्ट आंसर। ये एक टाइप का करेक्ट आंसर है, लेकिन एक टाइप का और भी आंसर है जिसको हम कहते हैं एरोडायनेमिक्स। मतलब क्या है सर इसका एरोडायनेमिक्स का? एरोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि जो हमने प्लेन है हमारे पास में, जो एरोप्लेन है उसका हमने जो शेप दिया हुआ है वो डिपेंड करता है एरोडायनेमिक्स के ऊपर। इन दी अदर वे हम इसको कह सकते हैं कि एरोप्लेन का जो डायनेमिक्स होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो एक पर्टिकुलर स्पीड अटेंड करने के बाद में आराम से टेक ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा पहला क्वेश्चन कि एरोप्लेन टेक ऑफ कैसे करता है। तो हम बात करेंगे कि एरोप्लेन का जो एरोडायनेमिक्स है, लाइक जो उसका शेप है वो हमने वैसा ही क्यों दिया। अगर मैं मोर एक्यूरेट बात करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि जो एरोप्लेन के विंग्स हैं उनको हमने एक पर्टिकुलर शेप दिया हुआ है, वैसा ही शेप क्यों दिया हुआ है। ठीक है, वो रहा एक क्वेश्चन। ओके, समझे। अब ये तो रहा एक क्वेश्चन। अगर मैं हम शेप की बात कर ही रहे हैं तो अब हम ना थोड़ा सा रेन ड्रॉप के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे आपसे मैं अगर सेकंड क्वेश्चन पूछ लूं तो वो ये होगा कि अगर हमारे पास में जो बारिश की बूंदे होती है जिनको हम रेन ड्रॉप कहते हैं, तो जो रेन ड्रॉप का साइज होता है या फिर आप कह लो जो रेन ड्रॉप का जो शेप होता है वो स्फेरिकल इन नेचर होता है। बट माई क्वेश्चन टू यू इज कि वो स्फेरिकल नेचर का ही क्यों है। एज लाइक अगर उसको 3D में होना चाहिए तो वो क्यूबिकल शेप भी तो अटेंड कर सकता था जो हमारा रेन ड्रॉप है, या फिर वो सिलिंड्रिकल शेप भी तो अटेंड कर सकता था जो रेन ड्रॉप होता है, लेकिन नहीं, उसने स्फेरिकल शेप को ही चूज किया। तो ये ऐसा क्यों हो गया, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो रेन ड्रॉप है उसने स्फेरिकल शेप ही क्यों अटेंड किया। ओके, आप समझ पा रहे कि क्वेश्चंस कैसे हैं। अब अगर मैं और भी आपसे बात करूं इसी के आगे क्वेश्चंस को लेकर के, तो एज लाइक आपने देखा होगा कि जब रेन ड्रॉप होता है, जब मॉनसून का सीजन होता है ना, तो बहुत जगह पे ऐसे पानी इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है, अब जब वहां पानी इकट्ठा होता है तो वहां पर ना जो कुछ बीज होते हैं या फिर जो कुछ मॉस्किटोज होते हैं हमारे, वो ना उस पानी के ऊपर आके आराम से ऐसे फैल के बैठ जाते हैं। आपने कभी ऐसे देखा है? ठीक है, तो ये ऐसा कैसे हो जाता है कि हमारे पास जो कुछ मधुमक्खियां होती हैं या फिर जो कुछ मॉस्किटोज होते हैं वो लोग डायरेक्टली आके उस पानी की सरफेस पे ऐसे आके बैठ कैसे जाते हैं, वो पानी में अंदर डूब क्यों नहीं जाते। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बेसिकली अभी 3 क्वेश्चन हुआ, अभी तो और भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं। एज लाइक जैसे अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में ना एक सिटी है बेसिकली मुंबई। मुंबई में ना क्या खास बात है, मुंबई में हमारे पास ना 4 टाइप के लोकल ट्रेन है। 4 टाइप की लोकल ट्रेन इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ना लोकल ट्रेन के ट्रैक्स हैं। अब जैसे देखो मैं ये आपके लिए 4 ट्रैक्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये रेलवेज के ट्रैक्स हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ना हम इसके ऊपर जो हमारा लोकल ट्रेन होता है वो आराम से इसके ऊपर पास करता है। ये जो ट्रैक्स होते हैं, अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी डी, ये क्या है ए बी सी डी। ए बी सी डी ना कुछ उसके बोगीज हैं, ट्रेन के, लोकल ट्रेन के कुछ ये बोगीज है। अब अगर हम इन दोनों ट्रैक की बात करें तो ये होता है स्लो ट्रैक, ये भी होता है हमारा स्लो ट्रैक, ये होता है फास्ट ट्रैक। देखो ये क्वेश्चन एक टाइप का, ठीक है, फास्ट ट्रैक, ये भी होता है फास्ट ट्रैक। अब होता क्या है कि अगर ये ए वाला जो ए बॉगी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो बी वाला बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड इन द सेम वे ये जो सी ट्रेन है, सी ट्रैक है, इसके ऊपर क्या होगा, जो हमारा ट्रेन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो डी होगा वो अगेन कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। कंडीशन इतनी होती है कि यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ ट्रेन होते हैं, आप कह लो जितने भी नंबर ऑफ स्टेशन होते हैं, वो हर एक स्टेशन पे ये दोनों रुकते हुए जाते हैं। बट ये कुछ कुछ स्टेशन पे रुकता है। ठीक है सर, इतना तो हम लोग को मालूम है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ है इसके अंदर। क्वेश्चन ये है
कि अगर हमको ए ट्रेन को जो कि स्लो ट्रैक पे जा रही है और हमको सी ट्रेन को जो कि फास्ट ट्रैक पर जा रही है, अगर इन दोनों को अपवर्ड डायरेक्शन ही देना था तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि ये ए और सी को यहां से उठा के मैं यहां पर भी तो रन कर सकता था और इन दोनों का पैरेलली रन करता। एज लाइक मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रहा फर्स्ट ट्रैक और ये रहा मेरा थर्ड ट्रैक। अगर यहाँ पर एक ट्रेन ए है और यहाँ पर एक ट्रेन सी वाला है, दोनों को अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाना है, तो हम दोनों को आजू बाजू में भी तो रख सकते थे, क्यों नहीं रखा? अब आप कह सकते हो कि हाँ सर ये ऐसे जस्ट कुछ भी रीजन हो सकता है। नहीं, बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, इन दोनों को हमने साथ में क्यों नहीं रखा? बहुत बड़ा रीजन है। इन दी सेम वे हमने बी ट्रेन और डी ट्रेन को साथ में क्यों नहीं जाने दिया? इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन क्या है सर? वो रीजन है प्रेशर डिफरेंस। एज लाइक जब हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ेंगे इसी सेम चैप्टर में, तो हम जानेंगे कि हमने इन दोनों ट्रेन को साथ में फॉरवर्ड क्यों नहीं मूव किया। ओके, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा इंतजार करना। किस टॉपिक के लिए? बर्नौली प्रिंसिपल के लिए। वहां पर हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इन दी सेम वे अगर मैं आपको और भी एक क्वेश्चन पूछूं, तो हम लोग हमेशा रोड पर देखते हैं कि रोड पर क्या होती है, व्हीकल्स हमेशा आती जाती रहती हैं। ठीक है, अगर व्हीकल्स आती जाती हैं तो वहां पर रोड पे ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, और हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फिर फोर व्हीलर अगर उस रोड पे से जा रहा है जहां पर बहुत सारे मिट्टी वगैरह है, तो वहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फिर फोर व्हीलर पास ऑन किया, वैसे ही हम देखते हैं कि कुछ तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हवा में उड़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो आप कहोगे सर बिकॉज ऑफ एयर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एक पॉसिबल आंसर है कि बिकॉज ऑफ एयर होता है, लेकिन इसके पीछे का जो डिटेल वर्जन है वो अगेन हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, मालूम चल रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्वेश्चन क्या है? अब तक मैंने आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं। एज लाइक अभी हम एक रेन ड्रॉप को लेके और भी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी लोग जानते हो कि रेन क्यों होता है, बारिश क्यों होता है? तो आप कहोगे सर बिकॉज ऑफ क्लाउड्स, जहां पर भी क्लाउड्स होते हैं वहां पर बारिश होने लगती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में 3 टाइप का मौसम होता है। ठीक है, अगर 3 टाइप के वेदर होते हैं, 3 टाइप के मौसम होते हैं, तो उसमें से एक मौसम कौन सा है? हमारा बारिश का है। ठीक है, इतना बात तक तो ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जो क्लाउड्स है उसकी हाइट कितनी होगी, तो आप कहोगे कि सर सरफेस से जो क्लाउड्स होगा वो मैक्सिमम 3-4 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, या फिर मोर एक्यूरेट कह लो 5 किलोमीटर अवे होना चाहिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर कह लो फ्रॉम द सी लेवल। जो क्लाउड होगा उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? वो होगी कुछ 3-4-5 किलोमीटर के आसपास। तो अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएं, जैसे ये रहा मेरा एक छोटा सा क्लाउड। ठीक है, अब क्लाउड है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? रेन ड्रॉप्स। तो हम रेन ड्रॉप्स बना लेते हैं। ठीक है, अगर ये रेन ड्रॉप्स बना लेते हैं और हम जानते हैं कि यहां पर हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है, ये रहा सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ या फिर कह लो सी लेवल। ठीक है, अब देखो यहां से जो भी एक ड्रॉप होगा, मैं एक पर्टिकुलर ड्रॉप को ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं इसका जो मास है वो है 1 ग्राम का ले लो, 1 ग्राम इज फिजिबल। ठीक है, ओके। अब देखो जरा ये जो ड्रॉप है वो यहां से यहां तक कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी आएगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आएगा। ठीक है, अगर ये यहां से यहां तक आता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। एक अप्रॉक्स मैंने डिस्टेंस लिया है 5 किलोमीटर के आसपास का। ठीक है, और इन एक्चुअल में 3 to 5 किलोमीटर अवे होता है हमारा ये क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इतना तक तो ठीक है। अब अगर ये जो ड्रॉप है उसके पास में मास है, तो ये क्या ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी और क्या होगा? ये ड्रॉप एक स्पीड अचीव करेगा और यहाँ सरफेस ऑफ अर्थ तक आते आते उसकी कुछ एक पर्टिकुलर स्पीड होगी। तो वो हम निकाल सकते हैं। यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पर v² क्या है? v² तो निकालना है हमको कि यहाँ पर जब वो पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। अब u² की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि जब ये ड्रॉप यहाँ से चला होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगेन प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? फिलहाल के लिए हम कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 10 ले लेते हैं। ओके, अब एस क्या है? डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लो। तो 5 किलोमीटर्स है, हमको इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5000 मीटर्स। अब जरा ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं।
ओके, अब सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर मैं इस 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ये 5000 है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना बन गया 50,000। सही है, ओके। अब इस 50,000 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, सही इतना, ओके। अब ये क्या है, ये तो है वी स्क्वायर की वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट में 100 और ये 000। ठीक है, अब हम सभी लोग जानते हैं कि यहां से 1 2 0 ये बाहर आएगा, 2 0 ये बाहर आएगा, अल्टीमेटली यहाँ पर 2 है तो 1 0 बाहर आएगा, यहाँ से भी 1 0 बाहर आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, और यहाँ से जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए कुछ v। अब देख रहे हैं v की वैल्यू कितनी आ रही है 100 रूट 10। इसको भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम जानते हैं यहाँ पर कुछ, अगर एक ले लूँ मैं कि रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है, v इज इक्वल टू 100 इंटू जो रूट 10 की वैल्यू होती है ना वो अप्रॉक्स 3.14 होती है। ठीक है, अप्रॉक्स, तो हम इसको ले लेते हैं 3.14, एक अप्रोक्सीमेशन लिया है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो 100 इंटू 3.14 इज v इज इक्वल टू हाउ मच 314 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ये जो रेन ड्रॉप है जब ये सरफेस ऑफ अर्थ पर पहुंचा तो इसकी जो स्पीड है रेन ड्रॉप की वो कितनी होनी चाहिए 314 मीटर पर सेकेंड। ओ माय गॉड, इट इज सच अ ह्यूज स्पीड। सच बात है क्या, अरे ये बहुत ज्यादा स्पीड है, 314 मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड होता है क्या रेन ड्रॉप का, बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड में ये रेन ड्रॉप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 314 मीटर्स। क्या ऐसा होता है, हमको तो दिखता है सर रेन ड्रॉप ये आराम से ऐसे गिरता है, हम उसको आराम से ऐसे देखते हैं कि ये रेन ड्रॉप ऐसे गिर रहा है, तो क्या वो इतना स्पीड है, बिल्कुल भी नहीं। तो सर ऐसा क्या हो गया, इतना ज्यादा स्पीड होने के बावजूद ये पार्टिकल इतना, ये जो रेन ड्रॉप है ये इतना आराम से कैसे गिर रहा है सर, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन फ्रिक्शन कितना ही अपोज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स का क्या काम है, टू अपोज द मोशन, टू अपोज द रिलेटिव मोशन, लेकिन वो कितना अपोज करेगा, थोड़ा बहुत अफेक्ट करेगा। अगर बहुत अफेक्ट करेगा तो फिर भी कितना 14 मीटर पर सेकंड अफेक्ट किया, फिर भी तो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड मिल रही है। अगेन ये क्या है, बहुत ही ज्यादा लार्ज स्पीड है। तो सर ऐसा क्या हो रहा है, क्या हमने जो कैलकुलेशन किया है क्या कैलकुलेशन गलत है, या फिर न्यूटन सर ने ये काइनेमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या ये गलत है। आप जरा सोचो, थोड़ा सा सोचिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्या कैलकुलेशन हमने गलत किया क्या, नहीं यार कैलकुलेशन तो एकदम परफेक्ट किया हुआ है। ठीक है, फिर ऐसा क्या हो गया, हाँ सर आपने ना ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा लिया है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं होता सर, वो तो 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, अगर हम 1 किलोमीटर लेके भी सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने 1 किलोमीटर लेके सॉल्व कर लिया, चलो ठीक है, तो क्या आएगा आंसर में, बस यहाँ पर जहाँ 5000 लिखा है वहां कितना आ जाएगा 1000। अगेन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो 0 है, 2 इंटू 10 इंटू 1000 यही होगा। अगेन अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 1000, तो ये हो गया 10,000। ठीक है, अगेन ये हो जाएगा 20,000 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट में 20,000 यही होगा क्या। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये 2 0 ये 2 0, एक 0 यहाँ से बाहर आएगा, एक 0 यहाँ से बाहर आएगा, और अल्टीमेटली मुझको मिलेगा 100 रूट 2। रूट 2 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 1.41, तो अगर मैं यहाँ से लिखूं तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1.41, और अगेन अगर इसको सॉल्व कर दूं तो मुझे जो v मिल रहा है वो मिल रहा है 141 मीटर पर सेकेंड। अगेन ये बहुत ज्यादा स्पीड है। तो सपोज अगर सरफेस ऑफ अर्थ से जो हमारा क्लाउड है उसका डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर है, स्टिल ये स्पीड जो आ रहा है ये स्पीड बहुत ज्यादा है फॉर अ रेन ड्रॉप। अगेन अगर हमारा फ्रिक्शन जो एयर रेजिस्टेंस है अगर वो थोड़ा सा अफेक्ट भी कर रहा है तो कितना ही अफेक्ट कर पाएगा, चलो मैं मान लेता हूँ 41 मीटर पर सेकेंड अफेक्ट भी किया, स्टिल 100 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। 100 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, एक सेकेंड में वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता।
बिल्कुल भी नहीं होता। तो क्या ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है सर, ऐसा क्या हो गया? अगेन क्या ये काइनेमेटिकल इक्वेशन गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ना एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, उस कॉन्सेप्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जब हम टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ेंगे तो मैं आपको ये डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, तब तक आपके पास में मौका है, आपके पास में चांस है कि आप थोड़ा सा सोचो और समझो कि रेन ड्रॉप जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं उसकी स्पीड कैसे स्लो डाउन हो जा रही है। ठीक है, ये अगेन एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो देखो अब तक चैप्टर हमने स्टार्ट भी नहीं किया, बट चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चंस है जो कि हमको डे टू डे लाइफ का क्लियर होते जाएगा। ठीक है, जैसे अब तक मेरे ख्याल से मैंने आपसे 3 4 5 क्वेश्चंस पूछ लिया होगा। ठीक है, तो ये तो चलो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लूं जो कि अगेन इस चैप्टर में कवर होगा। ठीक है, तो आप सपोज करो ना मेरे पास में 2 बलून है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेता हूँ, इसको रफ करने के बाद में फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, सो देखो क्या होगा कि हमारे पास ना 2 बलून है। 2 बलून इन द सेंस, एक बलून मान लो ये रहा एक बलून। ठीक है, अगर मैं इसको एक यहाँ पर एक छोटा सा ओपनिंग पार्ट दे दूं तो ये रहा इसका ओपनिंग पार्ट जहां से हम हवा बहाते हैं बलून के अंदर। ठीक है, अगेन एक हमारे पास ना बड़ा सा बलून है, ये रहा। ठीक है, अगेन यहाँ पर इसका एक मैं छोटा सा ओपनिंग पार्ट दे दूं जहां से हमने हवा से भरा होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये एक बलून है छोटा और ये एक बिगर बलून है, तो हमने क्या किया इसको ना एक स्ट्रॉ से कनेक्ट कर दिया। स्ट्रॉ इन द सेंस आप कह लो पाइप से कनेक्ट कर दिया, सच दैट यहाँ का जो भी एयर होगा वो यहाँ पर आ सकता है और यहाँ का जो भी एयर होगा वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताओ जब मैंने ये स्ट्रॉ इन दोनों के ओपनिंग में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? यस, हवा यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये दोनों ना सेम साइज के हो जाएंगे। एज लाइक आप कहोगे कि ये दोनों क्या हो जाएं, सेम साइज के हो जाएंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर यहाँ पर एक बीकर है और यहाँ पर भी एक बीकर है, अगर ये दोनों एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं, ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर पानी इतना है और यहाँ पर पानी थोड़ा सा है, इतना ही पानी यहाँ पर, तो हम जानते हैं आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ का पानी यहाँ पर आ जाएगा और ये ऑलमोस्ट एक सेम हाइट पे आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है हमारे बचपन की क्लास में 9th 10th में। ठीक है, क्या यहाँ भी वही होगा? तो अगर आप कह रहे हो कि हाँ सर आफ्टर सम टाइम ये दोनों बलून का साइज सेम हो जाएगा, तो आप गलत हो। ठीक है, अगेन यहाँ पर ना ये दोनों सेम साइज के नहीं होने वाले। क्यों सर ऐसा? थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन वही चीज कि अगेन आपके पास में एक चांस मिलता है कि आप इसको थोड़ा सा सोचो कि ये सेम साइज का क्यों नहीं होगा। ये तो फॉर श्योर है कि सेम साइज का नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं होगा उसके पीछे का रीजन हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तब तक आपके पास में भरपूर टाइम है कि आप इसके बारे में आराम से सोचो। तो ये जो मैंने आपसे 4-5 क्वेश्चंस पूछे हैं, ये सब चीजें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बेसिकली कवर होने वाली है। ठीक है, समझ गए? तो एक्साइटेड हो ये चैप्टर को पढ़ने के लिए? ओके, चलो बढ़िया है। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करने की बारी आ गई, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं यहाँ पर क्लियर होने वाला है। ठीक है, ओके, चलो अब देखो और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, बट अब ना जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे ना, उसी को मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड ही बताते चलूंगा, क्योंकि आप पूरे क्वेश्चंस को ही बताते चलो तो पूरा 1-2 घंटे का वीडियो यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो चैप्टर का जो नाम है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब ना मैकेनिकल का जो मतलब होता है ना वो सीधा सीधा है वर्क से। ठीक है, जहां कहीं भी आप देखो कि मैकेनिकल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वर्क से। अब सेकेंड चीज लिखा है प्रॉपर्टीज, तो हमको प्रॉपर्टीज किसी चीज की पढ़नी पड़ेगी। आफ्टर दैट लिखा हुआ है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होता है सर? फ्लूइड्स क्या होता है? तो देखो अगर मैं फ्लूइड्स को लिखना चाहूं तो फ्लूइड्स का एक सिंपल सा मतलब है जो कि फ्लो हो सके। अगर मैं एक छोटा सा इसका डेफिनेशन भी लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा विच कैन फ्लो। अब जो भी चीजें फ्लो करेंगी उसको मैं कह दूंगा ये हमारा क्या है? फ्लूइड्स है। अब फ्लूइड्स में क्या क्या आता है सर? क्या क्या फ्लो हो सकता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एग्जांपल इसके अंदर क्या आएगा? एयर फ्लो होता है।
यस, हाँ फ्लो होता है सर एयर। और क्या होता है? वाटर, या फिर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूँ लिक्विड। ठीक है, मालूम चल रहा है? तो फ्लूइड्स का एक डेफिनेशन क्या होगा कि विच कैन फ्लो। अब फ्लो में क्या क्या हो सकता है? एक होगा एयर, एक होगा वाटर, ठीक है, या फिर लिक्विड कह लो। तो जो लिक्विड का फ्लो है वो हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे कि हाँ जब भी कहीं पर एक लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वहां पर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो रही है। ओके, एंड जो एयर का फ्लो है उसकी वजह से क्या क्या होने वाला है वो हम अगले चैप्टर में, जो कि होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अंदर देखेंगे कि वहां पर क्या है। इस चैप्टर में क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो हम बात करेंगे लिक्विड की, और लिक्विड की क्या वर्क से। तो हम देखेंगे कि लिक्विड को फ्लो कराने से हमारे पास में कुछ वर्क होता है। वर्क होता है इन द सेंस एनर्जी होता है, हीट निकलता है, कुछ भी वॉट। अगर मैं वर्क कहता हूं तो उसका मतलब सब कुछ है कि पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, हीट एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बस इतना सा है कि एक वर्क डन होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? विच कैन फ्लो। अब देखो, ये तो ठीक है, ये तो हमको फ्लूइड्स का मतलब मालूम चल जाता है। अब होता क्या है ना, ये जो फ्लूइड्स है इसको हमको ना कंपेयर करना है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास में जो वाटर है वो एक टाइप का फ्लूइड्स है, ठीक है, एक टाइप का वो फ्लूइड है, हमको मालूम है इतना पार्ट। लेकिन अब हमको कंपेयर करना है कि वो फ्लूइड क्या क्या काम कर सकता है। तो जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि सपोज मेरा 10th क्लास में 70% आया, ठीक है, और अगर मुझे कंपेयर करना है कि क्या मैं अच्छा हूं या फिर मैं खराब हूं। 70% मैंने लाया है, तो क्या मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं या फिर मैं एक खराब स्टूडेंट हूं। तो मैं क्या करूंगा, जिसका मेरे से कम आया, जैसे किसी स्टूडेंट का, किसी मेरे दोस्त का 60% आया, तो मैं क्या कहूंगा, भाई तेरे से ज्यादा मेरा परसेंटेज आया है, इसका मतलब मैं तुझसे तो बहुत अच्छा हूं। ठीक है, लेकिन अगेन जिसका 80% आया होगा या फिर जिसका 90% आया होगा, तो उसके कंपेयर में मैं खराब हूं। ठीक है, यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं कंपेरिजन कर रहा हूं, मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं कि तेरे पास में क्या डिफरेंस है और मेरे पास में क्या डिफरेंस है। अल्टीमेटली मैं कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयर कैसे कर रहा हूं? एक रेफरेंस पॉइंट को लेकर के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो हमारे फिजिक्स में ना हम हर हर एक जगह पे क्या लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या बिहेव करते हैं। एज लाइक जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, जैसे गॉड। गॉड क्या है? गॉड इज कंप्लीट। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस दुनिया में कंप्लीट कौन है या फिर आइडियल कौन है, तो हम बोलेंगे हाँ यार गॉड इज कंप्लीट, भगवान एकदम क्लियर है, भगवान के अंदर कोई भी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या कहते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो अगर मुझे कंपेयर करना है, तो अगर मैं गॉड से अपने आप को कंपेयर करता हूं तो क्या होगा, तो बस इतना होगा कि यार उनके कंपेयर में कंपेरिजन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उनके पास में इतनी सारी शक्ति है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, वॉटेवर, कुछ कंपेयर हो ही नहीं सकता। ठीक है, कंपेयर किसका हो सकता है? कंपेयर उसका हो सकता है जो आपके लेवल का हो। ठीक है, तो जैसे आपके लेवल का हो, जैसे अगर मैं बात करूं एक स्टूडेंट को लेकर, जैसे एक आइडियल स्टूडेंट क्या होता है। अब आइडियल स्टूडेंट वो होता है जो कि टाइम पे खाना खाए, टाइम पे पढ़ाई करे, टाइम पे सो जाए, हमारे जैसे नहीं जो मोबाइल करे, ठीक है, चैटिंग करे, हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं। और एक आइडियल स्टूडेंट क्या होगा कि अपने टीचर की हर एक बात माने, यही होगा एक आइडियल स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन क्या हम आइडियल स्टूडेंट हैं, या फिर इस दुनिया में क्या कोई सच में आइडियल स्टूडेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग पढ़ते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा गैस जो कि पूरा कंप्लीट है, उसके अंदर कोई भी खामियां नहीं है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे रियल गैस होते हैं, हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, नियॉन इज अ गैस, इनके अंदर कुछ कुछ खामियां हैं। तो हम इनको कंपेयर किससे करते हैं? एक आइडियल गैस इक्वेशन से, कि हाँ अगर ये आइडियल गैस होता तो इसके पास में ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होती। आप समझ पा रहे हो? हम जस्ट एक कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही जो हमारे पास में जो फ्लूइड्स है उसको हम कंपेयर किससे करें, तो उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे आइडियल फ्लूइड से। अब आइडियल फ्लूइड क्या होगा? जो कंप्लीट हो, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके अंदर कोई भी खामियां ना हो, ये होगा हमारा एक आइडियल फ्लूइड। हमारे पास जो फ्लूइड है वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी खामियां होंगी, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो अब अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड मुझे कहना चाहिए, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड क्या होगा?
प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड क्या होगा? तो जैसे मैंने आपको कहा कि आइडियल कौन होता है? आइडियल वो होता है जो कि कंप्लीट हो, जैसे हमारी फिजिक्स या फिर कह लो नेचर। जैसे हमारा जो नेचर है वो क्या है? वो एक आइडियल है। अगर हमको कुछ भी कंपेयर करना है तो हम नेचर में देख लेते हैं, हाँ क्या उसके जैसा आपका काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मतलब आप आइडियल नहीं हो। वही सेम कहानी यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड क्या होगा? सबसे पहली बात, जो कि फ्लो हो सके, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इस आइडियल फ्लूइड की बात कर रहा हूं तो मैं ऐसा चाहता हूं कि इसकी प्रॉपर्टी कभी चेंज ना हो। अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज ना हो? जैसे अगर मैं कोई एक लिक्विड ले लूं, जैसे एयर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एयर भी एक फ्लूइड है, ठीक है। अगर एयर को मैं कंप्रेस करूं तो वो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। वैसे ही अगर मैं लिक्विड को फर्दर कंप्रेस करूं तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी लूज ना करे। तो मैं जो आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करूंगा, मैं ऐसा चाहूंगा कि वो क्या हो, जो मेरा आइडियल फ्लूइड हो वो क्या हो? नॉन कंप्रेसिबल। मतलब उसको मैं कंप्रेस कर ही नहीं सकता, ना ही उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ना ही उसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो वो क्या होगा? मेरा एक आइडियल फ्लूइड होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए आइडियल फ्लूइड को, वो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी, या फिर इट शुड बी, इट मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। इट मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। अब कंप्रेसिबल नहीं कर सकता या फिर उसको एक्सपांड नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा दैट इज इट्स डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब अगर मैं उस पार्टिकल को, उस लिक्विड को अगर मैं कंप्रेस नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बस इतना होगा कि उसका डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये तो रहा एक पॉइंट जो कि हमारा आइडियल फ्लूइड हो सकता है। सेकंड क्या हो कि इट मस्ट बी इरोटेशनल। इट मस्ट बी इरोटेशनल। अब इरोटेशनल का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं। इरोटेशनल, अब जैसे होता क्या है ना कि जैसे हमारे पास एक, जैसे मैं एक पाइप ले लूं, इस पाइप में ना मैंने एक लिक्विड को फ्लो कराया। तो अगर एक लिक्विड को फ्लो कराया, लिक्विड इन द सेंस आइडियल फ्लूइड को फ्लो कराया, तो वो कुछ ऐसे जाएगा। अब देख रहे हैं? ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो यहां से एंट्री कर रहा है, जो भी लिक्विड का पार्टिकल यहां से एंट्री कर रहा है, वो सीधे बस चलते चल जाए, सीधे बस चलते चला, कहीं पर भी रुके ना, कहीं पर भी घूमे ना। रोटेशनल का मतलब क्या होता है? घूम जाना। तो ये कहीं घूमे ना। तो मैं क्या कह दूंगा, अगर ये रोटेशनल है, इसका मतलब ये क्या है? मेरा आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, इन एक्चुअल में हम ऐसा कभी नहीं देखते। ठीक है, अगेन अगर मैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी लिखना चाहूं आइडियल फ्लूइड को लेकर के, तो वो क्या होगा? वो बस इतना सा होगा कि इट्स फ्लो मस्ट बी स्टेडी। स्टेडी का मतलब क्या है? कांस्टेंट कह सकते हो आप। कांस्टेंट मतलब क्या है कि मैं कहीं पर भी चल जाऊं, मैं अगर इस पॉइंट पर देखूं, मैं इस पॉइंट पर देखूं, या फिर यहां देखूं, या फिर यहां देखूं, या फिर यहां देखूं, जो लिक्विड है, लिक्विड के जितने भी लेयर्स हैं, उन सब का स्पीड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगेन मार्क माय वर्ड्स, मैं कह रहा हूं कि जितने भी लेयर हैं लिक्विड्स के, उन सब का स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं कि हाँ, इसका जो फ्लो होगा वो क्या होगा? स्टेडी होगा या फिर कांस्टेंट होगा। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी भी पाइप में से पानी को फ्लो कराते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता। जैसे आप कभी किसी नदी में, किसी रिवर वगैरह में देखो, तो जो सबसे नीचे पानी होता है उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, और जो सबसे ऊपर पानी होता है उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है। बट क्या ये हमारा आइडियल फ्लूइड हुआ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होनी चाहिए? सबकी स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी तो ये कंपैरिजन होना चाहिए ना, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ देखो, जो हमारे डे टू डे लाइफ का फ्लूइड्स है वो क्या है? आइडियल फ्लूइड नहीं है, बस कंपेयर करने के पर्पस से। ठीक है, क्या इतना मालूम चलता है? ओके, अब ये तो था थर्ड पॉइंट। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि ना देखो, अब क्योंकि लेयर्स है, वाटर के लेवल्स है, लिक्विड के लेवल लेयर्स है बेसिकली, तो लेयर्स के बीच में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। अगर लेयर्स के बीच में मोशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि उनके बीच में फ्रिक्शन भी होना चाहिए। परफेक्टली है, ठीक है। लेकिन हम अपने आइडियल फ्लूइड को बोलते हैं कि उसके अंदर ना फ्रिक्शन है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि इट मस्ट बी
नॉन विस्कस, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस इन नेचर कह लो, ठीक है। नॉन विस्कस का मतलब क्या है कि इसके पास ना फ्रिक्शन नहीं होता। अब अगर हम फ्रिक्शन वर्ड जो यूज करते हैं वो हमारे ना डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कि सॉलिड के बीच में अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो हम उसको कहते हैं कि ये नॉर्मल फ्रिक्शन है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यू वगैरह जो भी होता है, ठीक है। अब अगर लिक्विड के बीच में, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, विस्कस, ठीक है। अगर मैं कहूं विस्कस फोर्स, अल्टीमेटली मैं बात करना चाहता हूं फ्रिक्शन फोर्स की, बट कहां पर, लेयर्स के बीच में, लिक्विड के लेयर्स के बीच में। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक आइडियल फ्लूइड को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब आइडियल है तो उसको ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ का जो फ्लूइड होता है वो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, समझना, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब जो हमारा फ्लूइड होता है वो ऐसा होता ही नहीं है, ये तो आइडियल है, आइडियल कंडीशन में है, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास में जो फ्लूइड है वो ऐसा नहीं होता, तो वो कैसा होता है देख लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड्स, ठीक है। तो यहां पर कैसा होता है डे टू डे लाइफ का, जैसे अगर मेरे पास में कोई भी एक वाटर है, छोटा सा मैंने वाटर लिया, उसको अगर मैंने बॉटल में रखा तो वो बॉटल के जैसा शेप का हो गया, ठीक है। या फिर अगर मैंने उसको एक प्लास्टिक में पैक कर दिया और मैं उसको ऐसे जस्ट पुश कर रहा हूं तो क्या होगा, वो पुश हो जा रहा है। एज लाइक हमारे घर में जो आटा होता है, आटे को हम हल्का सा पुश करते तो कैसा होता है, वो पुश हो जाता है पूरा। क्या वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, नहीं यार, वो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो नहीं कर पाता। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूं सेंटेंस के फॉर्म में कि दे डू नॉट अपोज, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है बेसिकली, कि हम उसको जब जैसे जस्ट क्या कर रहे, फोर्स लगा रहे हैं तो वो उसको डिफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो उसको अपोज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये एक हमारा प्रॉपर्टी होता है, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। कौन, हमारा एक जो फ्लूइड होता है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ का जो फ्लूइड होता है, ठीक है। अब जो सेकेंड फ्लूइड होता है, जो इट कैन फ्लो, या फिर आप कह सकते हो कि इट हैव द एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है। अब जो हमारा फ्लूइड होगा उसके पास में एक एबिलिटी होगी फ्लो करने की, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है। अब देखो यहाँ फ्रिक्शन ऑप्शन की बात फिलहाल हम नहीं कर रहे, ठीक है। फ्रिक्शन की बात हम थोड़े टाइम बात करेंगे कि इसका फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे होता है, या फिर कहाँ होता है, या फिर कहाँ नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो सब पार्ट है ये तो हो गया। अब एट द सेम टाइम आप ये कह सकते हो कि ये ना, इनके पास में एक और भी प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव द ability to take the size of any container। मतलब हमारा जो एक फ्लूइड होता है, अगर हम उसको किसी भी शेप के कंटेनर में रखें तो उनके पास में एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक खास कह लो शक्ति होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप को अक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक रहा प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। हमने आइडियल फ्लूइड बात कर लिया, हमने फ्लूइड बात कर लिया कि क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी होगी। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब प्रेशर के ऊपर। अब जैसे देखो इस चैप्टर में ना 2 पार्ट है, 2 पार्ट कैसे, जैसे एक बार हम लोग स्टडी करेंगे कि जब जो हमारा फ्लूइड है वो रेस्ट पर रखा है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है या फिर उसकी जो एक्सीलरेशन है वो 0 है, तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। एंड जब उसके पास में एक वेलोसिटी आ गई या फिर एक एक्सीलरेशन आ गया फ्लूइड के पास में, तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। ये सेम तरीका है जैसे अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो रेस्ट पर रखा हुआ है तो हम क्या करते हैं कि हाँ उसकी प्रॉपर्टी शो कर देख लेते हैं कि हाँ वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, फोर्स कर रहा है, व्हाटएवर जो भी कर रहा है, ठीक है। अगर उसी इलेक्ट्रॉन को हमने मूव कर दिया तो हम जानते हैं कि वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। तो वो हम कैसे पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म में पढ़ लेते हैं कि हाँ वो प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है। वही सेम कहानी यहाँ पर है। तो इस पार्ट में, इस चैप्टर में बेसिकली 2 पार्ट है। एक पार्ट तब जब जो फ्लूइड है वो क्या है, रेस्ट पर है। सेकेंड पार्ट क्या है, जब फ्लूइड क्या आ गया, मोशन में आ गया, ठीक है। तो चलो हम पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। और पार्ट 1 कैसे बात करेंगे, प्रेशर को लेकर। सो देखो प्रेशर आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। हम उसको ऐसे P से डिनोट करते हैं,
कहीं भी P लिखा हो तो समझ जाना कि प्रेशर की बात कर रहे हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सर? प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं F/A। अब एक डाउट क्या है? डाउट ये है कि ये रहा मार्कर, मैंने इसको होल्ड करके रखा है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि मैं इस मार्कर पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं या फिर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। थोड़ा सा समझना, जैसे आप घर में एक कॉफी का कप है, आप उसमें आराम से कॉफी पी रहे हो या फिर चाय पी रहे हो, तो वो जो कप को आपने होल्ड करके रखा है, आप उस कप के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो या फिर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेके जरूर से सोचना कि प्रेशर अप्लाई कर दो या फिर फोर्स अप्लाई कर दो। तो मैं आपको बता देता हूं कि F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, हमारा F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो देखो, अगर मैंने इसको ऐसे होल्ड करके रखा है, ठीक है, तो जब मैंने इस पूरी बॉडी को होल्ड करके रखा है, तो मेरे जो हैंड्स हैं ये इस पूरे मार्कर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कितना? ma का, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो है नहीं सर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg अल्टीमेटली। ठीक है, तो मेरा जो हाथ है, मेरे जो फिंगर्स हैं, वो इस पूरे मार्कर के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर दे। लेकिन जहां पर मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा है, जहां से इसको मैंने होल्ड करके रखा है मार्कर को, उस पर्टिकुलर एरिया में देखो, यहां पर एक छोटा सा एरिया होगा, यहां पर एक छोटा सा एरिया होगा, उस पर्टिकुलर एरिया पर मेरे जो फिंगर्स है वो प्रेशर अप्लाई कर दें। अगेन प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया, मालूम चल रहा है? अगेन एक बार कि यहां पर अगर मैं ऐसे रख दूं, तो अगेन मेरे जो हैंड है वो क्या कर रहा है? इस मार्कर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, पूरे मार्कर के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा है? फोर्स। लेकिन जहां पर ये सरफेस में कांटेक्ट में है और जितना एरिया कांटेक्ट में है, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या अप्लाई हो रहा है? प्रेशर अप्लाई हो रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है कि फोर्स और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, समझ गया पक्का ना? ठीक है, तो देखो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, अब अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर का फोर्स की बात करूं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे प्रेशर का यूनिट चाहिए तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा? प्रेशर, उसका यूनिट क्या होगा? उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, और इसी चीज को, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर को ही हम लोग कहते हैं पास्कल। ठीक है, पास्कल को हम लोग हमेशा PA से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये रहा यूनिट ऑफ प्रेशर। आप ये वाला पार्ट भी यूज कर सकते हो, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। लेकिन ना कैसा होता है ना कि देखो, हमने इसको बार बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलने से अच्छा एक ही वर्ड कहें, पास्कल। तो इसीलिए अब जहां कहीं भी हमको प्रेशर दिखेगा, हम उसका यूनिट क्या कह लेंगे कि ये रहा, इसका यूनिट इज पास्कल। अब इसका डायमेंशन एनालिसिस क्या होगा, आप लोगों को शायद पता होगा। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग डायमेंशन एनालिसिस? तो ये रहा इसका फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला। तो ये रहा प्रेशर, फोर्स का फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सीलरेशन अपॉन में एरिया का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग मास के लिए क्या पुट करते हैं? मास के लिए हम लोग m पुट करते हैं, m⁻⁴ ठीक है। एक्सीलरेशन यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसका मतलब मीटर के लिए L1, ठीक है। अगेन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसका मतलब t-2। ये एक्सीलरेशन का खत्म हो गया। अब बचा क्या? एरिया। एरिया क्या है? मीटर में मेजर करते हैं, तो ये कितना हो गया? लेंथ में अल्टीमेटली, तो लेंथ ये डिवाइड में है, तो ऊपर जाएगा तो -2। ठीक है, अब इसको जरा एक्यूरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1। L यहाँ पर है, यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? L-1। ठीक है, पावर में देख लो, a⁻m इंटू a⁻n अप्लाई कर रहा हूँ। ये रहा a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। इसी को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो पावर ये देख रहे हो, दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया, क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। ठीक है, अगेन ये क्या हो जाएगा? t-2। तो ये रहा हमारा डायमेंशन एनालिसिस ऑफ क्या? प्रेशर। ठीक है, अब जब प्रेशर की बात चली रही है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे ऊपर ना एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। वो प्रेशर कितना हो रहा है अप्लाई? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये तो होता है, जैसे हम ना इसको ऐसे लिखते हैं 1 atm।
1 एटीएम का हमारे ऊपर ना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब वो 1 एटीएम कितना होता है, जैसे कि अभी इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे थोड़े बाद में, थोड़े टाइम में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये कहां से आया सर, इसका कैलकुलेशन हम अभी करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है हर एक मोमेंट। हम कहीं भी जाए, कहीं पर भी ट्रैवल करें, हमारे ऊपर ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये आता है कि सर अगर हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, देख रहे हो 10⁵ पास्कल, पास्कल दिख गया, इसका मतलब प्रेशर दिख गया। तो हमारे ऊपर क्या हो रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है, हमारे ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल्स है। हम सोचते हैं कि एयर के मॉलिक्यूल क्या ही उनका वेट होगा, बट वो एट हर मोमेंट वो क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक प्रेशर सर पे अप्लाई कर रहे हैं। कितना अप्लाई कर रहे हैं, इतना ज्यादा, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन आता है कि सर हमको वो फील क्यों नहीं होता। अगर इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है हमारे सर पर, तो वो हमको फील क्यों नहीं होता कि हाँ यार 1 एटीएम का प्रेशर झेल रहा हूं मैं हर एक जगह पे, तो मुझे फील भी तो होना चाहिए, लेकिन फील नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे जरूर से बताना, या फिर थोड़ा सा सोचना, ठीक है। हम इसको या तो इस वीडियो के लास्ट में कर लेंगे या फिर अगले क्लास में इसको कवर करेंगे कि हाँ ये हमको फील क्यों नहीं होता। तो देखो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर में बेसिकली क्लियर होने वाला है। ओके, ठीक है, क्या इतना बात क्लियर है? ओके, कॉपी कर लीजिए नोट्स के लिए, ठीक है। ओके, मैं रफ कर देता हूं। तो ये तो था थोड़ा सा प्रेशर के बारे में हमने बात कर लिया। और प्रेशर किसकी वजह से, हमने देख लिया कि एयर पार्टिकल की वजह से हमारे ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो वो कितना हो रहा है, 1 एटीएम हो रहा है। 1 एटीएम का मतलब क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि एक लिक्विड की वजह से हमारे ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है। एक चीज और भी मेरे थोड़ा सा ध्यान में आ रही है कि ये जो प्रेशर होता है ना, ये जो फोर्स अपॉन एरिया होता है, देखो फोर्स अपॉन एरिया भाई, ये हमेशा याद रखना कि ये जो एरिया होगा, पर्टिकुलर एरिया होगा, ये जो फोर्स अप्लाई होगा ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। एज लाइक जैसे देखो ये मैंने मार्कर को रखा, ठीक है। तो इसका जो भी एरिया है, देखो ये जो मेरा हैंड है इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ऐसे रोक करके रखा हुआ है। या फिर अगर ग्रेविटी अप्लाई कर रही है तो वो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रही है। बट जो एरिया है, अब देखो एरिया अगर कैसा होगा, एरिया ऐसे होगा, तो एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जो ग्रेविटी अप्लाई कर रही है वो भी परपेंडिकुलर, ये रहा एरिया, तो उसके परपेंडिकुलर में अप्लाई कर रही है ग्रेविटी भी। क्या इतना बात क्लियर है ना? तो हमेशा याद रखना कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया होता है, ठीक है। छोटी सी चीज थी, कभी ना कभी आपको काम आ जाएगी ये, ठीक है। एज लाइक जैसे ना हम जेई वगैरह की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसके अंदर ये बहुत काम आता है। और ऑफ कोर्स हम हमारे जेई लेवल के क्वेश्चंस में जब हमारा लेक्चर्स होगा तो उसके अंदर हम देखेंगे कि छोटी छोटी बातें भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलो, तो हमने एक एयर की वजह से देख लिया कि प्रेशर कितना होता है। अब हम देखते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब इसका क्या मतलब है, इसका बस इतना सा मतलब है कि अब ना जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे ऊपर क्या लग रहा है, हमारे ऊपर एक प्रेशर लग रहा है। वो प्रेशर किस वजह से लग रहा है, एयर की वजह से लग रहा है। कितना लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक लग रहा था, उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। लेकिन अब अगर मैं पानी में खड़े हो जाऊं, पानी, और यहाँ पर मेरे सर के ऊपर बहुत सारा पानी रहे, तो वो पानी भी मेरे ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। तो वो कितना अप्लाई करेगा उसका कैलकुलेशन हम देखेंगे। अब जैसे ये एक छोटा सा मैं बीकर ले लूं, ठीक है। अब ये रहा बीकर, बीकर में इतना सारा पानी है, इतना सारा कोई भी लिक्विड ले लो, फिलहाल के लिए हम हमेशा वाटर लेंगे, ठीक है। अगर ये वाटर है तो मुझे ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए कि उसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने अपना हाथ यहाँ पर रखा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे इस हाथ के ऊपर, इस फिंगर के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है ये पानी, ठीक है। ओके, तो देखो जरा कैसे हम लोग करते हैं। जैसे इसको मैंने थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाऊं तो ये कुछ ना ऐसा बनेगा, देखो कि इसके ऊपर जितना भी पानी है वो कुछ ऐसे होना चाहिए। अल्टीमेटली अगर मैं इसको बाहर बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, थोड़े से बड़े में, ठीक है। ये पॉइंट ए ले लो, तो इस पॉइंट ए की मैं बात करना चाहता हूँ, ये रहा मेरा पॉइंट ए। और ये अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो मुझे दिखेगा एक सिलेंडर जैसा, कि इसके ऊपर एक सिलेंडर की इतना जैसा पानी है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर मैं बहुत ही ध्यान से देखूं, तो ऐसा एनलार्ज कर दूं, तो मुझे दिखेगा ना कि इस
पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर इतना बड़ा जो सिलेंडर है उसके जैसा कुछ तो पानी का प्रेशर आएगा। अब क्योंकि ये इसके एक सिलेंडर है तो इसका कुछ हाइट होगा, ठीक है। अब क्योंकि हाइट है तो सिलेंडर है तो इसके पास में क्या होगा, एरिया भी होगा। अब इसको ना पॉइंट कुछ और कंसिडर कर लो, लाइक पॉइंट पी ले लो, क्योंकि ए से मैं इसका एरिया डिनोट कर देता हूं, तो ये रहा इसका एरिया, ठीक है। ओके, मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पी पर प्रेशर कितना होगा, तो आसान सा है, कितना प्रेशर होगा, इसको नीचे कौन खींचता होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को नीचे कौन खींचता होगा, ग्रेविटी, ठीक है। अब इसको ऊपर कौन खींचता होगा, ऊपर इन एक्चुअल ना अपथ्रस्ट फोर्स या फिर जिसको हम फोर्स ऑफ बायंसी भी कहते हैं वो लग रहा है। वो अभी क्या होता है वो हम ना अगले हमारे जो लेक्चर्स होगा उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। एज लाइक जब हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद में जो टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक आएगा तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है कैसा होता है। फिलहाल ये आप समझ लो कि इसके ऊपर ना एक फोर्स लग रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है या फिर कह लो प्रेशर लग रहा है, तो वो प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर जो भी अपथ्रस्ट फोर्स होगा Fu, और वो किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल ही होगा। क्यों, न्यूटन का थर्ड लॉ आप कह सकते हो तरीके का, ठीक है। तो आप अगर मुझे यहाँ पर प्रेशर निकालना है तो मैं क्या करूँ, प्रेशर इज इक्वल टू कितना होगा, फोर्स अपॉन में एरिया, तो निकाला जा सकता है आराम से। कैसे, मैं यहाँ पर देख लूँ कि P इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है, m इंटू जी अपॉन में एरिया क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का एरिया, तो ये होगा एरिया जो भी रहे यही रखते हैं, ठीक है। अब मास किसका चाहिए, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे m चाहिए तो इसका मास, क्या इसका मास मुझे पता है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इतने सारे लिक्विड में एक छोटे से लिक्विड के पार्टिकल का जाके मास मेजर करूँ, नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जैसे हम सभी लोगों को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो कहीं पर अगर मास लिखा हुआ है m तो उसको मैं रो इंटू वी कह सकता हूँ। अब ना वॉल्यूम हमको मालूम चल जाता है, क्यों, क्योंकि देखो जरा इसका वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूँ। डेंसिटी वाटर का मुझे पता है कितना होता है, 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg, देखो यूनिट क्या है, kg पर मीटर का क्यूब। ये छोटी छोटी ना इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा याद भी करते चलो। जैसे अब आपको डेंसिटी ऑफ वाटर याद होना चाहिए, कितना होता है, 1000 kg पर मीटर का क्यूब, इतना डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, ठीक है। इतना चीज क्लियर है। अब अगर देखो ये रहा mg, ये रहा ये, तो m की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ रो इंटू वी, जरा पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, रो v इंटू जी अपॉन में कितना आ जाएगा, एरिया। अब रो क्या है, डेंसिटी ऑफ दिस वाटर, डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इसका लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम, तो वो कितना होगा, अगर मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ तो मुझे पता है एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ये रहा रो और वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया इंटू हाइट इंटू जी अपॉन में अगेन एरिया। आप देख रहे हो एरिया और एरिया कैंसिल हो जा रहा है, बच क्या रहा है, बच रहा है एच रो जी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू एच रो जी का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जहां पर h क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हाइट क्या है, हाइट ड्यू टू लिक्विड कॉलम। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, कहीं पर भी, जैसे अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपके सर के ऊपर कितना पानी है, बस उसके वजह से आपके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, एरिया की वजह से नहीं होगा, समझ रहे हो। जैसे अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाओ तो आपके ऊपर ये जो पर्टिकुलर हाइट है इसके वजह से ही बस और बस प्रेशर अप्लाई होगा, और किसी भी चीज की वजह से प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा उसका फॉर्मूला। अब देखो जरा, हमने जो ओरिजिनल फॉर्मूला पढ़ा है प्रेशर का वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ना इसके ऊपर जो यहाँ पर प्रेशर के फॉर्मूले में एरिया आ रहा है, मतलब प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन ए, बट इस फॉर्मूले में एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। तो सर इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, दो एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसे एप्लीकेशन सर, जैसे जो ना हमारे डाइवर्स होते हैं जिनको हम गोताखोर कहते हैं, जो कि ना पानी के अंदर जाते हैं, जो सी लेवल से अंदर आते हैं, कुछ मशीन वगैरह ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हो पानी के अंदर, तो ना हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब वो अंदर अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर ना प्रेशर इंक्रीज होते जाता है। अब अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो देखो उनकी बॉडी की भी एक खुद की एक प्रेशर है, तो वो ना सिंक होने लगते हैं,
जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि एक मेरे पास में एक बलून है, उस बलून को अपना पानी के अंदर अंदर लेके चले जाओ। जैसे जैसे आप पानी के अंदर लेके चले जाओगे ना, वैसे वैसे आप देखोगे कि वो जो बलून है वो सिंक होते जा रहा है, मतलब वो जो बलून है वो छोटा होते 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 जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो सर क्या इसका उल्टा भी होगा? बिल्कुल होगा। कैसे उल्टा होगा? जैसे हमारे बॉडी के अंदर एक प्रेशर है। कैसे प्रेशर है सर? हार्ट है हमारे पास। हार्ट क्या कर रहा है? हर एक सेकंड में क्या कर रहा है? ब्लड को पंप आउट कर रहा है, पंप कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्या है? प्रेशर है। अगर हम यहाँ से डायरेक्टली स्पेस में चले जाए, डायरेक्टली वैक्यूम में चले जाए विदाउट स्पेस शिप, तो हम ना एक एक्सप्लोडिव पार्ट के जैसे ना ब्लास्ट हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट को समझना। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में ना प्रेशर इज जीरो। हमारे बॉडी के अंदर कुछ तो प्रेशर है, तो प्रेशर कहां से कहां फ्लो होता है? ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई फ्लो टू लोअर फ्लो, या फिर हाई, जो भी हमारा हाई लेवल होता है वहां से लो लेवल पे प्रेशर अप्लाई होता है। जहां प्रेशर ज्यादा, जहां प्रेशर कम, प्रेशर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, बस यही है। तो वैक्यूम में प्रेशर कितना है? जीरो। हमारे बॉडी में क्या प्रेशर है? कुछ तो प्रेशर है। तो जैसे ही हम वहां पर जाएंगे वैक्यूम में, हम ऐसे ब्लास्ट हो जाएंगे। मालूम चल रहा है? और इसी का उल्टा, जैसे अगर हम सी लेवल में विदाउट एनी मशीन जाएं, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारी जो बॉडी है वो सिकुड़ते 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 जाएगी। अब समझ पा लो कि प्रेशर का खेल कितना है, ठीक है। तो ये तो रहा। अब जो हमारे डाइवर्स होते हैं ना, उनको ऐसा बताया जाता है, उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि जैसे जैसे आप 1-1 मीटर या फिर आप कह लो 10-10 फीट के आसपास में कुछ नीचे जाओ ना, पानी के अंदर जाओ, तो वैसे वैसे ना अपना ये जो बॉडी है, अपने जो अंदर का जो प्रेशर है उसको ना धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, ताकि जो बाहर का प्रेशर है और जो तुम्हारे बॉडी के, जो तुम्हारे हार्ट का अंदर का प्रेशर है, वो दोनों सेम रहे, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहे। तो आप सिंक नहीं होगे। अदरवाइज आपके बॉडी का प्रेशर कम, बाहर का जो लिक्विड कॉलम है उसकी वजह से प्रेशर ज्यादा, तो क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? यस, आप सिंक हो जाओगे, ठीक है। और वही कहानी, जब आप ऐसे ऊपर 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 आते जाओगे, वैसे वैसे क्या करो? वैसे वैसे अपने बॉडी का प्रेशर कम करते जाओ, ताकि जो आपका प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाए? ऑलमोस्ट सेम हो जाए, तो कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ तो शायद से मैंने एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया। वो कौन सा क्वेश्चन था? कि हमको सर वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो फील क्यों नहीं होता? तो वो फील इसलिए नहीं होता क्योंकि जितना प्रेशर ऊपर से हमारे बॉडी में लग रहा है, उतना ही सेम या फिर उसी के आसपास हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर है। बस इसीलिए हमारी बॉडी का प्रेशर जितना, बाहर का प्रेशर उतना, तो वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमको ये चीज मालूम नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे बाहर का प्रेशर कम। एज लाइक आप कभी माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो आपने सुना होगा कि बहुत लोग है ना, नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। क्यों होती है? बिकॉज बाहर का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एक हाइट पे गए। माउंट एवरेस्ट का हाइट बहुत ज्यादा है, तो जैसे जैसे आप सरफेस से, अर्थ सरफेस से ऊपर ऊपर जा रहे हो, वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। आपकी बॉडी का प्रेशर क्या है? ज्यादा, तो हमारी बॉडी में प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर कम, तो प्रेशर कहां से कहां फ्लो होगा? हाई टू लो। क्या होगा? ब्लड क्या करना चाहेगा? बाहर आना चाहेगा। इसीलिए कुछ लोगों को ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाता है। आप समझ गए? नोज वगैरह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। आप समझ गए कि प्रेशर का खेल क्या है, ठीक है। वैसे ही अगर हम नीचे नीचे जाते जाए, सी लेवल में नीचे नीचे चले जाए, तो वैसे ही क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा। क्यों? इससे H2G से वो इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे वो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा? आपकी बॉडी को सिंक करता जाएगा। तो ये रहा प्रेशर का खेल, ठीक है। क्या क्लियर है? ओके, तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिए फटाफट, ठीक है। ओके, अब देखो ये तो रहा एक छोटा सा प्रेशर का खेल। अब अगर मैं डायग्राम अलग बना दूं, अब मुझे इतना बात मालूम चल गया है कि मेरे ऊपर जितना भी प्रेशर होगा, मेरे ऊपर जितना भी प्रेशर होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बस और बस हाइट के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ये कहीं वैक्यूम में तो रखा नहीं होगा भाई, ग्रेविटी भी होगी भाई, एटमॉस्फेयर भी होगा, अल्टीमेटली सरफेस ऑफ अर्थ पर ही रखा होगा। तो इसका क्या मतलब है कि पी ऊपर क्या लगता होगा? पी नॉट लगता होगा, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो यहाँ तक क्या लगता होगा? यहाँ तक तो पी नॉट लगता होगा। पी नॉट क्या है सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। और उसके बाद में जो इतना पार्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है? H2G लग रहा है। तो इसका मतलब एट पॉइंट पी जो नेट प्रेशर होगा, नेट प्रेशर एट पॉइंट P इज इक्वल टू, पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm है,
और प्लस ये हमारा H2G। क्या ये चीज क्लियर है एकदम? ठीक है, एकदम पक्का से क्लियर है। ठीक है, अगर अगर सपोज ये पॉइंट यहाँ पर होता तो उसके ऊपर क्या लगता? सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगता और कुछ नहीं लगता। ठीक है, ओके। अब अगर मैं छोटा सा डायग्राम और बना दूं तो, जैसे अगर मैं कह दूं कि अब ये वही बीकर है लेकिन पानी यहां तक है, और ये जो लिक्विड कॉलम है ये सपोज करो ये इतना हाइट का है, और मुझे चाहिए प्रेशर। आप मुझे यहाँ पर प्रेशर बताओ। देखो ये अब पहले केस में क्या था, पूरा हमने लिक्विड कॉलम यहाँ से यहाँ तक लिया था, ठीक है, लेकिन इस केस में मैंने लिक्विड कॉलम बस यहाँ तक लिया है, और मुझे इस पॉइंट पी पर अगेन क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। तो देखो यहाँ तक कौन लग रहा है? यहाँ तक तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता होगा पी नॉट। अब अगर ये हाइट की बात कर लो तो ये मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये x1 होगा। मैं जस्ट मान रहा हूँ कि सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? x1 होगा। और सरफेस से यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ले लो, x2 होगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रेशर लगेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जस्ट इस लिक्विड कॉलम की वजह से, तो वो प्रेशर कितना होगा? तो ध्यान से समझना कि हमारा अल्टीमेटली जो फॉर्मूला था वो क्या था? प्रेशर इज इक्वल टू H2G था। मैं कह रहा हूं कि मेरा ये जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस, ये हाइट यहां से लेके यहां तक इस पर्टिकुलर रेंज तक क्या है? x1 है, और यहां से लेके यहां तक मेरा जो हाइट है वो x2 है। ठीक है, जो लिक्विड कॉलम है, जो लिक्विड कॉलम की हाइट है वो बस इतना ही मैंने लिया है, बस इसी को कंसिडर किया है। ठीक है, तो इसके ऊपर नेट प्रेशर कितना होगा? तो नेट प्रेशर क्या होता है? हमारे ऊपर जितना भी लिक्विड है, तो मैंने माना है कि मेरे ऊपर कितना है? बस इतना लिक्विड है। अगर इतना लिक्विड हो तो इसका हाइट चाहिए। अब इसका हाइट कैसे निकले? तो यहाँ से यहाँ तक टोटल पता है, यहाँ से ये पता है, तो ये जो लेंथ होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगा, क्या वो x2 माइनस x1 होगा? हाँ सर, बिल्कुल। टोटल इज x2, दिस मच इज x1, तो दोनों का डिफरेंस कर दिया तो मुझे इस लिक्विड कॉलम का हाइट मिल गया। कितना मिल गया? x2 माइनस x1। बस उसी को इस h की जगह पे रख दो, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1 2g। अब क्योंकि ऊपर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी नॉट है, तो आप इसमें क्या कर दो? पी नॉट ऐड कर दो। तो ये क्या रहा? नेट प्रेशर एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम हाइट। ठीक है, क्या इतना पार्ट क्लियर होता है? क्या ये चीज हमको समझ में बेशक आता है, आराम से आता है कि हाँ, एक लिक्विड कॉलम की वजह से हमारे ऊपर हाइट कितना लग रहा है। ठीक है, अब इसका एक और एप्लीकेशन क्या है सर? इसका एक और एप्लीकेशन ये है कि आप ना, हमारे पास देखो टाकीज होती है, जैसे अब टाकी तो बहुत सारे कलर की होती है, एक होती है ब्लैक कलर की, एक होती है मोस्टली व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर की टाकी हम ज्यादा नहीं बनाते, हम हमेशा ब्लैक कलर की टाकीज को ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब जरा देखो होता क्या है ना कि जैसे एक टाकी इतनी बड़ी है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दे दूं इसको रफ करके। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंस क्या है, इस जो एरिया के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो जरा समझते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा टाकी बनाऊं, ये रहा, हम जानते हैं कि ये हमारा ऐसा कुछ ओपनिंग पार्ट यहाँ पर होता है। ये हमारा एक, मान लो डायग्राम तो बहुत खराब है, ठीक है, मान लो, ठीक है, बहुत ही खराब बन गया डायग्राम। सो ये रहा एक इतना सा पार्ट। ठीक, अगर ये हमारे पास में एक टाकी है और ये ब्लैक कलर की है, ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ से ना हम इसको ऐसे पानी दे दे तो पानी यहाँ पे भरा, यहाँ भरा, यहाँ भरा, यहाँ भरा, इतना भरा, इतना भरा, इतना भरा, इतना भरा। ठीक है, जब ये फुल हुआ तो ये फुल होके क्या होने लगा? ओवरफ्लो होने लगा। अब ये ओवरफ्लो होने लगा तो अब हमको मालूम चला कि अरे हाँ यार, क्या हुआ, पानी टाकी में पूरा फुल हो गया, अब वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो जाके मोटर बंद करो ताकि इसमें पानी फर्दर ना आए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर ना लॉस हो रहा है। किसका लॉस हो रहा है? पानी का लॉस हो रहा है। बहुत खराब है, पानी का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है, एनर्जी कैसे लॉस हो रहा है? क्योंकि मोटर चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, करंट चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि हमेशा ऐसे हो रहा है। क्योंकि ये ब्लैक कलर की है, अब या तो मैं क्या करूं, बार बार ऐसे उसका जो ओपनिंग पार्ट है, जो ढक्कन है, उसको मैं ओपन करूं, देखूं, अच्छा पानी अभी इतना हुआ, अगेन आगे जाके अच्छा हाँ पानी अभी इतना हुआ, अगेन अब जाके अच्छा पानी इतना हुआ। तो ये कहने से बेहतर ना हमने एक छोटा सा दिमाग लगाया। वो दिमाग क्या लगा दिया कि इसी, क्योंकि ये ब्लैक कलर है, क्योंकि ये हमको दिखता नहीं है, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा ना होल किया, और छोटा सा होल करने के बाद में यहाँ से ना एक ऐसे
एक ट्रांसपेरेंट पाइप जिसका एरिया छोटा सा पतला सा हो, बस उसको यहां से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे इतनी मोटी टाकी है, इतनी चौड़ी टाकी है, उसमें हमने क्या किया, छोटा सा होल का एक पतला सा पाइप जो कि ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, हम देख सके कि जब इसके अंदर पानी इतना आ रहा है तो पानी यहाँ पर कितना पहुंच रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको जब यहां से ऐसे कनेक्ट कर दिया, अब जब इसके अंदर पानी इतना हुआ तो इसके अंदर भी पानी इतना हो जाता है। जब ये टाकी यहाँ से भर रहा है तो अगेन जब हम यहाँ पर देख रहे हैं पानी जब इसमें इतना हुआ तो देख रहे हैं कि यहाँ भी इतना पानी हो गया, इतना शो कर रहा है। हम देख रहे हैं पानी जब यहाँ पहुंचा तो हम देख रहे हैं पानी यहाँ पहुंच जा रहा है। इस ऐसा क्यों रहा सर? बिकॉज आप देखो ना, एरिया और एरिया कैंसिल हो गया था। इसका क्या मतलब है, जो प्रेशर है वो एच एरिया के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ऑल दो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, बट इस केस में वो एरिया के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जितना पानी यहाँ होगा उतना पानी यहाँ शो करेगा, जितना पानी यहाँ होगा उतना पानी यहाँ शो करेगा, जितना पानी यहाँ होगा उतना पानी यहाँ शो करेगा, और यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये किसी भी कलर का टाकी रहे यार, हमको क्या लेना देना, हम छोटा सा एक पाइप लेते हैं, उसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और देख लेते हैं कि इसमें इतना पानी हुआ, इसका मतलब यहाँ इतना पानी हुआ है, यहाँ इतना पानी हुआ, इसका मतलब यहाँ इतना पानी हुआ। भाई अब मोटर को बंद करने की कोशिश करो। ठीक है, मालूम चला? तो देखो इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस था। दो एप्लीकेशन हमने देख लिया। ठीक है, कि H2G कितना ही कमाल का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया H2G से कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या इतना पार्ट एकदम क्लियर है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एकदम अच्छे समझा है। प्रेशर ड्यू टू एक लिक्विड कॉलम किसके ऊपर डिपेंड करता है? बस और बस प्रेशर के ऊपर, बस और बस आप कह दो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। एरिया से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये रहा उसका एप्लीकेशन। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा ना आगे बढ़ जाते हैं। अब इतना तो हमने पढ़ लिया कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम तक हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारा एक पास्कल्स लॉ होता है। अब पास्कल क्या है सर? पास्कल तो सुना सुना लग रहा है। पास्कल अभी अभी हमने सुना कि वो प्रेशर के यूनिट है, और ये ना एक साइंटिस्ट का नाम है पास्कल, पास्कल्स लॉ। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रेशर का फॉर्मूला बनाया था या फिर बताया था। ठीक है, अब देखो, अब उनको यूनिट समझ में कुछ भी नहीं आया तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही क्या दे दिया कि प्रेशर को मेरे नाम से आप लोग पहचानो। ठीक है, ऐसा ही होता है। पहले के जब हमारे 16 सेंचुरी की बात होती थी, जब हमको कुछ समझ में नहीं आता था तो हम अपना ही नाम दे देते थे। ठीक है, तो कल को अगर आप लोग भी कुछ नया फॉर्मूला बनाओ या फिर बताओ तो उसको अपना नाम दे देगा, ताकि लोग आपको हमेशा याद करते रहे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो, एक पास्कल्स लॉ है। अब इनका ना एक दो लॉ है बेसिकली। अब जैसे इन्होंने एक लॉ क्या दिया, पहले तो प्रेशर का फॉर्मूला बताया। ठीक है, अब उसके बाद में इन्होंने कहा कि हमेशा मेरी बात ना एक बात याद रखो। वो क्या बात याद रखो? कि प्रेशर विल बी सेम एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल provided the fluid is at rest। ठीक है, उन्होंने अपना लॉ दिया। उन्होंने कहा प्रेशर विल बी सेम एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रोवाइडेड द फ्लूइड इज एट रेस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे आपके पास में एक टाकी है, उसके अंदर इतना पानी रखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि देखो भाई, आप यहां से नीचे आओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, यहां से नीचे आओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, यहां से आओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो। ये कहते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट सी मस्ट बी सेम प्रोवाइडेड ये जो लिक्विड है, ये जो फ्लूइड है, वो रेस्टेबल होना चाहिए। इसके पास में कोई भी टाइप का एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। कैसे? ये देखो, हम जानते भी हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? H2G। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि सबका हाइट सेम है। इसका मतलब क्या है कि सबका क्या होगा? सबका हाइट सेम। तो इसका मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट सी क्या होगा? सेम ही होगा। चलो, इतना बात तो हमको मालूम चलता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका एक और मतलब निकलता है। जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पर कि मेरे पास ना, अब ये तो एक नॉर्मल सा चीज था, अब मेरे पास ना जो कंटेनर है वो कुछ ऐसा कंटेनर है। देख रहे हो यहाँ पर, ये एक ऐसा कंटेनर है। एक कंटेनर ऐसा है जिसके अंदर मैं पानी आराम से भर सकता हूँ। दूसरा कंडीशन कोई भी रैंडम शेप का ले लो, ये कुछ ऐसा कंटेनर है। ठीक है, अब ना प्रोवाइडेड ये है कि मैंने ना जो पानी का रखा है, पानी का जो लेवल वो सब में इतना रखा है। पानी का लेवल जो है ये इसमें इतना है,
पानी का लेवल इस कंटेनर के अंदर इतना है, अगेन वही सेम कहानी, यहाँ पे भी क्या है, इतना है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या आएगा, एट पॉइंट ए, यहाँ प्रेशर क्या होगा बी, और यहाँ प्रेशर क्या होगा सी। अगेन इनका जो लॉ है वो कहता है कि यार देखो कुछ भी मत देखो, एरिया तो है ही नहीं, हमारे फॉर्मूला में एरिया तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर होगा वो हर एक जगह क्या होगा, सेम होगा, नो मैटर कि उसका एरिया कितना है। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ ये हाइट से मतलब है, तो ये हाइट तो सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। ठीक है, क्या इतना बात मालूम चलता है? पक्की वाली बात, एरिया के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है सर, इतना तो समझता है। अब ये तो इनका फर्स्ट लॉ हुआ। अब ये ना इन्होंने एक और भी लॉ दिया हुआ है जो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, सेकेंड लॉ। ये कहते हैं कि प्रेशर इनसाइड द क्लोज्ड कंटेनर इज सेम एट every point of the container। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये कह रहे हैं कि जो प्रेशर है, अगर एक क्लोज्ड कंटेनर, जैसे हमारे पास में ये क्लोज्ड कंटेनर ले लो, अब तक कंटेनर क्या था, ओपन था ऊपर से, बट अब ना यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया ऐसे ऊपर से, ठीक है, और ये इसको मैंने ऐसे क्लोज करके रखा हुआ है, ये कंटेनर क्लोज है और इसके अंदर ऐसे लिक्विड है। तो ये कहते हैं कि भाई समझ लो कि अब ना प्रेशर कहीं भी निकालो, जैसे पॉइंट इसको मैं ए कह रहा हूँ, पॉइंट यहाँ पर मैं बी कह रहा हूँ, पॉइंट यहाँ पर मैं सी कह रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, नो मैटर कि उसका हाइट कितना है, कहाँ से सरफेस से उसका हाइट कितना है, लिक्विड कॉलम वगैरह कुछ नहीं देखना है। क्या देखो कि अगर वो क्लोज्ड कंटेनर है तो वो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, किसी भी पॉइंट पर ले लो, बस वो क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। अगर वो क्लोज्ड कंटेनर नहीं है, अगर वो ओपन कंटेनर है, तो डिपेंड करेगा H2G के ऊपर। ठीक है, ये रहा हमारा पास्कल्स लॉ। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। इंपॉर्टेंस कैसा है, जैसे समझो थोड़ा सा, पहले आप इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लिए, ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आपसे ना इनके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे देखो क्या कहते हैं हमारे, अब ना हमको बस बेसिकली अब ये एप्लीकेशन में आ गया, ठीक है, लेकिन पहले तो हम क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन क्या है। ओके, सो देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है कि हमारे पास ना एक कंटेनर है, एज लाइक ये ले लो कंटेनर ऐसा, ठीक है, ये कंटेनर है, फ्लास्क जिसको हम कहते हैं, केमिस्ट्री लैब में यूज किया होगा हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि हमने यहां तक पानी भर दिया, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने लिया ये वाला पॉइंट, जैसे ये पॉइंट लिया, पॉइंट ए, हमने लिया पॉइंट बी, हमने लिया पॉइंट, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिया कि यहाँ पर ये वाली लाइन, ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हो पॉइंट ए पर, यहाँ पर हाइट कितना है, h1 है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये हाइट कितना है, h2 है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये हाइट मान लो h3 है, या फिर h1 के आसपास ले सकते हो, या फिर h3 कह लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि मुझे आप बताओ कि प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा, प्रेशर एट पॉइंट बी कितना होगा, प्रेशर एट पॉइंट सी कितना होगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको ऑप्शन दे दूं तो ये कहते हैं कि बताओ भाई क्या होगा, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, या फिर बी ऑप्शन क्या होगा, प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट सी। सी ऑप्शन कह लो कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। डी ऑप्शन कह दो कैन नॉट से, ठीक है। प्रोवाइडेड ये है कि H2 इज ग्रेटर देन H1 इज ग्रेटर देन H2, सॉरी ये H3, ठीक है। बताओ भाई, छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, डिपेंड अपॉन पास्कल्स लॉ। लगाओ, अप्लाई करो, पास्कल्स लॉ का अप्लाई करो, क्या होगा देखो। पास्कल्स लॉ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दो पॉइंट उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि अगर फ्लूइड क्या है, ओपन है, हाँ भाई ओपन है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा हाइट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर H3 सबसे छोटा है तो प्रेशर भी उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कौन सा पॉइंट क्लियर होना चाहिए, अच्छा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ई ऑप्शन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट सी, यही है, ठीक है। तो अच्छा ये ऑप्शन दिया हुआ तो है यार, ठीक है। चलो बताओ भाई क्या आएगा, क्या आएगा, जरा सोच लो एक बार, ठीक है। मैं बताने जा रहा हूँ, सोच लो सोच लो सोच लो, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? देखो समझने की कोशिश करना। ऑल्दो यहाँ पर हाइट डिफरेंट है, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर हाइट इज डिफरेंट, लेकिन एक क्वांटिटी ध्यान दो, वो कहते हैं कि यहाँ पर ना प्रेशर, यहाँ पर जो तीनों पॉइंट है उन सब में सेम है। क्यों सेम है सर, क्यों सेम है? देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये जो फ्लास्क है इसको जरा ऐसे रखो, ऐसे रखो। अब ये पानी आपको कैसे दिख रहा है, रेस्ट पर दिख रहा है क्या? हाँ सर रेस्ट पर दिख रहा है। अगर प्रेशर पॉइंट बी पर ज्यादा होगा और प्रेशर पॉइंट सी और ए पर कम होगा, समझो प्रेशर एट पॉइंट बी ज्यादा, क्यों? क्योंकि उसका हाइट ज्यादा है, ठीक है। प्रेशर पॉइंट सी कम होगा, प्रेशर पॉइंट ए कम होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पॉइंट बी पर प्रेशर ज्यादा, पॉइंट ए पर प्रेशर कम, पॉइंट सी पर प्रेशर कम, तो भाई जो लिक्विड है उसको ऐसे फ्लो होना चाहिए ना, क्योंकि प्रेशर कहां से कहां फ्लो होता है, फ्रॉम हाई टू लो। लेकिन अगर हमने ऐसे जो कॉनिकल फ्लास्क है इसको ऐसे रखा है तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका इतना मतलब है कि अगर ये स्टेडी है तो इसका प्रेशर क्या होगा, सेम है, तभी तो लिक्विड का फ्लो नहीं हो रहा है ना बी और सी पॉइंट के तरफ में, ए और सी पॉइंट की तरफ में लिक्विड का फ्लो नहीं हो रहा है, फ्रॉम बी टू सी भी नहीं जा रहा है, बी टू ए भी नहीं जा रहा है। अब समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, इतना सा कहानी है। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। सर ऐसा कैसे, लेकिन ये तो हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो देखो जरा ये तो एकदम परफेक्ट है कि हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट सर यहाँ पर कैसे प्रेशर इक्वल हुआ कैसे? देखो समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ना ये फ्लास्क है, फ्लास्क का सरफेस है, तो यहाँ से ना ये इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि कांटेक्ट है, कांटेक्ट फोर्स आ गया तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया, ठीक है। अब मान लो कोई भी थीटा, जैसे इसका मैं थीटा ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा n cos थीटा, और यहाँ क्या आएगा n sin थीटा। अब ये n sin थीटा क्या है, एक फोर्स है, इस फोर्स की वजह से एक प्रेशर आएगा, वो प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब H2G के ऊपर तो वो डिपेंड कर ही रहा था, प्रेशर एट पॉइंट ए, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पर क्या लगने लगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगने लगा, और उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से वहां पर जितना भी एरिया होगा उसकी वजह से एक प्रेशर और ऐड हो गया, कहां पर, एट पॉइंट ए पर, जो कि इक्वल बना दे रहा है इस प्रेशर की। वही सेम कहानी यहाँ भी हो रही है। यहाँ भी क्या हो रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है, थीटा यहाँ पर ले लो तो ये कितना हो जाएगा n cos थीटा, यहाँ पर कितना n sin थीटा। अब इस n sin थीटा फोर्स की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो इक्वल कर दे रहा है इन सबको। मालूम चल रहा है? देखो फिजिक्स का मजा लो भाई, ठीक है, कि फिजिक्स कैसे हम समझ पा रहे हैं, कैसे इतने छोटे से फ्लास्क में हमारी फिजिक्स लग जा रही है। सर n cos थीटा का क्या हो रहा है भाई, वो कैंसिल हो जा रहा है, कुछ मतलब ही नहीं कर रहा। देखो n cos थीटा यहाँ से, n cos थीटा यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है। अगर डिफरेंट हाइट है तो उसके डिफरेंट हाइट ले लेंगे। जैसे सपोज अगर ये दोनों का हाइट सेम है तो n cos थीटा की वैल्यू सेम होगी। अगर इन दोनों का हाइट अलग अलग है तो उसके ऊपर नीचे होगा कुछ, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, मैटर ही नहीं कर रहा है कि H2 बड़ा है, H1 बड़ा है या फिर H3 बड़ा है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन में मैच करे या फिर ना करे, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट देखना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है कि ए बी सी पर क्या होना चाहिए, प्रेशर इज सेम। अब ये तो शायद हमने पढ़ा था सर, कहाँ पढ़ा था, अभी अभी हमने पास्कल्स लॉ में हमने बताया, सर ने उन्हें बताया कि भाई वो क्या करता है, अगर फ्लूइड रेस्ट पर है, अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो प्रेशर विल बी सेम, प्रेशर विल बी सेम एट द हॉरिजॉन्टल लेवल। ये तो पढ़ा था ना पास्कल्स लॉ, अभी पढ़ा था ना फर्स्ट पॉइंट में, तो वही अप्लाई कर दिए होते तो भी हम इसको पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी को समझ सकते थे। पर ठीक है, कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, ठीक है। क्या इतना बात क्लियर है? ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल तो हम यही करेंगे। ओके, अब इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग ने एक छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कैसे इंपॉर्टेंट है सर, देखो दो टाइप के से इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले तो हम लिख ले हेडिंग हमारा
कि एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। देखो क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। फर्स्ट हम लोग देखते हैं ना कि हमारे पास में एक हाइड्रोलिक लिफ्ट आता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब देखो ये क्या होता है। अब जैसे ना हमको मालूम चल गया कि पास्कल्स लॉ क्या है, पास्कल फर्स्ट लॉ क्या है, पास्कल सेकंड लॉ क्या है। अल्टीमेटली फर्स्ट और सेकंड लॉ नहीं होता, वो एक ही लॉ है, मैंने बस उसको पॉइंट बना के लिखा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हमने ना एक थोड़ा सा दिमाग लगाया। कैसे दिमाग लगाया कि अब हमको मालूम चल गया कि एक अगर क्लोज्ड कंटेनर है तो उसके अंदर प्रेशर हर एक पॉइंट पे सेम होगा। तो हमने सोचा ठीक है यार थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाए, देखो जरा कि हमने कुछ ऐसे ज्वाइंट कर दिया, यहाँ से ओपनिंग पार्ट और ये ले करके ऐसे, ये ऐसे और इसको ऐसे चौड़ा कर दिया और यहाँ पर एक पिस्टन रख दिया। पिस्टन रख दिया, अल्टीमेटली ये क्लोज हो गया। और यहाँ पर भी एक ऐसे पिस्टन रख दिया और अल्टीमेटली इसको ऐसे क्लोज कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये छोटा है, ये पतला है और ये क्या है, मोटा है। अल्टीमेटली इसका जो एरिया होगा वो ये एरिया होगा, इसका A1 मान लो, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, A2 होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये लिक्विड से पूरा क्लोज्ड है, मतलब इसके अंदर पूरा की पूरा वाटर है, ठीक है, और ऊपर से क्या है, ये क्लोज्ड है पूरा, तो इसका मतलब प्रेशर में कहीं पर भी लूं प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि पास्कल्स का जो सेकंड पॉइंट था वो यही कहता है कि इनसाइड द क्लोज्ड कंटेनर प्रेशर मस्ट बी सेम एट द ऑल पॉइंट, एट हर एक पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट, कहीं भी ले लो तो प्रेशर सेम होगा, ठीक है। चलो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं फोर्स यहाँ पर F1 को यहाँ से पुश करूँ तो यहाँ से ये क्या आएगा, लिक्विड अंदर जाएगा और यहाँ से ये लिक्विड क्या आएगा, ऊपर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या दिखेगा, F2 दिखेगा। क्यों सर, यहाँ पर आपने F1 लिया तो यहाँ पर F2 क्यों लिया, क्योंकि एरिया आ गया ना, एरिया चेंज तो प्रेशर चेंज, ठीक है। लेकिन हमारे पास्कल सर कहते हैं कि यार प्रेशर तो सेम होगा। इसका मतलब वो कहते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2 होगा। इसका मतलब ये कहते हैं कि फोर्स, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब अगर मैं यहां से देखूं कि मेरे को F2 निकालना है तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि F2 इज इक्वल टू F1 A2 बाई A1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और बहुत ही काम का रिलेशन है। जैसे सपोज करो मैं आपको दे दूं कि A1 की वैल्यू ना 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, एरिया ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर इस एरिया A2 को ना मैं ले लेता हूँ 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बस इतना सा काम है। और अगर मैं अप्लाई करूँ फोर्स को तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितना फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। अल्टीमेटली मैं यहाँ पर F1 की वैल्यू ले रहा हूँ, जस्ट एक फॉर कैलकुलेशन कि इसको ले लो 10 न्यूटन, ठीक है। मैं 10 न्यूटन की फोर्स से इसको यहाँ से ऐसे दबा रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर F2 कितना आता है। जरा इस फॉर्मूले में हम लोग रखते हैं और देखते हैं कि हमको क्या आता है। तो F2 इज इक्वल टू कितना आएगा, F1 इज 10 न्यूटन, ठीक है। अब A2 बाई A1, A2 इज 20 अपॉन में A1 इज 10, ठीक है। इसको इससे कैंसिल कर दिया और मैं देख रहा हूँ F2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 20 न्यूटन। ओ भाई साहब, अरे ये क्या है, जरा ध्यान से समझो। मैंने यहाँ से इसको 10 न्यूटन से जस्ट ऐसे दबाया था और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मुझे जो अपवर्ड मोशन मिल रहा है वो 20 न्यूटन से ऊपर उठ रहा है। अरे ये तो एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं हुआ कि सर आप यहाँ से एनर्जी दे रहे हो 5 जूल का, यहाँ पर एनर्जी निकल रहा है 10 जूल का, ऐसे कैसे पॉसिबल है। अरे पॉसिबल है बट एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सोचना समझो, हमको यहाँ पर फोर्स मिल रहा है, ठीक है, हमको यहाँ पर फोर्स मिल रहा है और यहाँ पर कितना ज्यादा फोर्स मिल रहा है। अल्टीमेटली अगर मैं इस एरिया को और बढ़ा दूं या फिर इस एरिया को और कम कर दूं तो मुझे फोर्स की वैल्यू और ज्यादा मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने कहीं ना कहीं पर देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, सोचो थोड़ा सा। आपने सुना है डिस्क ब्रेक, हम डिस्क ब्रेक को आराम से छूते हैं लेकिन जो हमारा जो व्हील होता है इतने ज्यादा मोशन में होता है, स्टिल वो उसको रोक देता है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, हमने यहाँ से प्रेशर या फिर फोर्स बहुत कम अप्लाई किया लेकिन वहां पर फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई हुआ। क्यों ज्यादा अप्लाई हुआ, यहाँ का हमने एरिया बहुत ही कम रखा, वहां पर जहां हमको फोर्स अप्लाई करना है, जहां पर उस व्हील को रोकना है वहां का एरिया बहुत ज्यादा रखा। तो क्या होता है कि फोर्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या सर यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है।
एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होती है, थोड़ा सा पहले सोच लेना सुनने से पहले, ठीक है, बताता हूं मैं। ये होता है कि जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ पर जितना भी फोर्स अप्लाई करोगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जितना भी होगा उसका ट्वाइस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा। हाँ, समझना थोड़ा सा। जैसे देखो, अगर आप सच दैट, देखो होता क्या हमारा हमारा वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जैसे ये जो फोर्स है, मैं जितना भी फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ और जितना भी डिस्प्लेसमेंट, सपोज मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट दिया 5 मीटर का, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 50 होता है, 50 जूल्स होता है, 50 जूल्स, ठीक है। तो ये जो एनर्जी ना वो कंजर्व रहेगी। एज लाइक अगर मैंने इसको यहाँ पे पुश किया, यहाँ से 10 न्यूटन से पुश किया तो 5 मीटर तक पुश किया, तो ये कितना ऊपर उठेगा, भले उसने फोर्स हमको कितना भी दे दे। जैसे अगर उसने हमको फोर्स दे दिया, सपोज कर लो 25 न्यूटन का हमको फोर्स दे रहा है, कौन, F2 दे रहा है, तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा वो कितना होना चाहिए, 2 मीटर्स का ही होना चाहिए, सच दैट इनका जो रिलेशन है वो क्या आ जाए, अगेन 50 जूल का ही आ जाए। थोड़ा सा अगेन समझना कि देखो यहाँ पर हम फोर्स भले ही 10 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं, भले ही हमको यहाँ पर फोर्स कितना मिल रहा है, 20 न्यूटन का मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भी हो रहा है, यहाँ पर जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उससे कम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर। यहाँ पर अगर ट्वाइस का डिफरेंस है तो यहाँ पर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर कितना होगा, 0.5 का डिस्प्लेसमेंट होगा, और इससे हमारी क्या हो गई, एनर्जी कंजर्वेशन भी वायलेशन नहीं हुआ, लेकिन हमको एक एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगा और इस फोर्स का हम बहुत ही आसानी से यूज कर लेते हैं, ठीक है। जहां पर कार वगैरह वॉश होती है वहां पर भी आप अगर देखोगे ना, तो वहां पर हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि यहाँ पर हम बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं और वहां पर हमको कार थोड़ा सा ऊपर उठता मिलता है, ठीक है। और एक चेन कॉन्सेप्ट भी होता है, पुली कॉन्सेप्ट भी होता है, वहां पर भी हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं। आप कभी न कभी किसी फिल्म वगैरह में या फिर किसी मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि हम चैन को आराम से ऐसे 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 आराम से खींचते जाते हैं, ठीक है, चैन बहुत ही आराम से ऐसे खींचते जाता है पुली के अंदर, ठीक है, और यहाँ से 1000 किलो की जो मशीन होती है वो थोड़ा 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 ऊपर ऊपर उठते चल जाता है। यहाँ भी क्या कॉन्सेप्ट है, यही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमने बस वहां पर कैसे चेंज कर दिया, उसको पुली से चेंज कर दिया है। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। फर्स्ट तो ये रहा, ठीक है, जिसका हमने नाम दिया हाइड्रोलिक लिफ्ट, कि हम किसी भी चीज को लिफ्ट कर सकते हैं। इसी का सेकंड एप्लीकेशन है वो है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक से। अब जैसे जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उनको देखो कितना वो हैवी लोडेड होते हैं, अगर वो इतने हैवी लोडेड हैं तो उनको जब अगर एक वो मोशन में हो तो उनके पास में कितना ग्रेट मोमेंटम होगा। उस मोमेंटम को रोकने के लिए, उस मोमेंटम को स्टॉप करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक लार्ज फोर्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हल्का सा ही प्रेशर देते हैं, हल्का सा ही ब्रेक अप्लाई करते हैं, लेकिन इतने बड़े व्हील को, इतने मोशन में जो व्हील है, इतना ज्यादा एनर्जी वाले व्हील को वो रोक देता है। किस कॉन्सेप्ट से, बस और बस इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां पर भी लग रही है, ठीक है, और कैसे लग रही है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो क्या एप्लीकेशन ऑफ लॉ तक एकदम क्लियर है, एकदम समझता है, आई होप आप लोगों को समझा होगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं और मिलते हैं आपको अगली क्लास में, ठीक है।